नमस्कार। अभी हम अर्थशास्त्र का पाठ क्रमांक 5 रोजगार एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका देखी, रोजगार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा, भारत एक सेवा प्रदाता के रूप में कैसे अग्रणी हो गया है ये भी देखा, बाह्य स्रोती क्या होता है ये जाना और सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं कौन सी है इसके बारे में भी पढ़ा। इस भाग में हम सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि मानव पूंजी किसी देश के विकास के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिक पूंजी होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम या फिर ये जैसे ऊर्जा के स्रोत है, ये क्या हो गई? हमारी भौतिक पूंजी हो गई। और भौतिक पूंजी हम देख सकते हैं, देख पा सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं या फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की या फिर गैस की सेवाएँ उपलब्ध है। ये हम देख सकते हैं, तो हम इस ये भौतिक पूंजी हो गई। लेकिन मानव पूंजी क्या है? वो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, ये अदृश्य होती है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? 5 प्रमुख घटक हैं। भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य। और किसी भी देश की मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन 5 घटकों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। अच्छी मानव पूंजी क्या होती है? जैसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आप में कुशलता है, तो ये क्या हो गई? अच्छी मानव पूंजी हो गई। जैसे उदाहरणार्थ वैज्ञानिक, डॉक्टर या फिर इंजीनियर्स, शिक्षक, ये सारी अच्छी मानव पूंजी है और ये मानव पूंजी का उत्पादन करती है। तो विकास अगर करना है हमें, तो मानव पूंजी तो महत्वपूर्ण है और सुदृढ़ मानव पूंजी चाहिए। तो इसीलिए हमें मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है। मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता का मतलब क्या है? हमें शिक्षा में और स्वास्थ्य सेवाओं में हमें निवेश करने की आवश्यकता है। भोजन यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, इन्हें हमें पूरा करना है। तभी हमारी हमारी मानव पूंजी सुदृढ़ मानव पूंजी कहलाएगी। तो भोजन कैसे? जैसे अंत्योदय योजना, ऐसे अनेक योजनाएं भारत सरकार ने पारित की है, तो इससे हमारे भोजन का तो प्रश्न सुलझ जाता है। और आवास के लिए अभी इंदिरा आवास योजना, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि हर 4-5 गांव के लिए एकत्रित एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। तो इस तरह हमारी जो मानव पूंजी होगी वो सुदृढ़ बनेगी और ये सब पांचों के पांचों घटक मिलके पूंजी निर्माण के लिए काम आएंगे। कुशल मानव पूंजी हमें रोजगार प्राप्त करवाती है। जैसे अगर किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है या फिर किसी चीज के बारे में आप जानते हैं, उसमें कुशल है, तो आपको उस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। जैसे कि आईटी क्षेत्र है, हमारे भारत के आईटी क्षेत्र की मानव पूंजी का विश्व भर में बोलबाला है। यहाँ से अनेक अनेक अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आकर यहाँ की मानव पूंजी अपने राष्ट्र में ले जाकर अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार कर रही है। अभी हम जानेंगे आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव हुआ। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आता है। जैसे पहले विकास की परिभाषा क्या होती थी? हमें प्राथमिक सेवाएं हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन अभी हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी अब आगे बढ़ना है और हमारे देश को विकसित देश की श्रेणी में लाना है। इसीलिए सरकार अलग-अलग प्रयास कर रही है। 1991 के आर्थिक सुधार, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन,
और ग्लोबलाइजेशन जो कि वैश्वीकरण है। तो इससे क्या हुआ, विश्व भर रोजगार के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई, तैयार हो गई। इससे कई जगह रोजगार का अवसर मिला। जैसे अभी भारत का कोई भी व्यक्ति अमेरिका के किसी भी कंपनी में घर बैठे काम कर सकता है। इस तरह हमें विश्व भर में रोजगार प्राप्त हो सकता है। और कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की। कहा गया कि इसकी वजह से कहा गया कि वैश्वीकरण की वजह से विकसित देश या फिर अमीर देशों का इस पे वर्चस्व होगा और श्रमिक संगठन कम हो जाएंगे। लेकिन इससे कई फायदे भी हुए, जैसे कि विकसित देशों में रोजगार की प्राप्ति। इसका कारण क्या है? क्योंकि विकसित देशों में उत्पादन के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि भारत जैसे विकसनशील देशों में नहीं है। और दूसरा फायदा क्या है कि विदेशी मुद्रा की आयात, हम वहां जॉब कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा की भी आयात हमारे देश में हो रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं की भी मांग बढ़ी और इसकी वजह से उत्पादक को उचित मूल्य नहीं मिल पाया। मतलब उत्पादक प्रोडक्शन तो कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से उसे जितनी कीमत मिलनी चाहिए उसके प्रोडक्ट पर, वो उसे नहीं मिल रही है, उसके मूल्य से कम आय मिल रही है। तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत से विकसित राष्ट्रों में हमने क्या देखा कि जैसे भारत से विकसित राष्ट्रों में गए हुए वैज्ञानिक, उनको उनके जॉब से निकाला गया, वैज्ञानिकों की छटनी हुई। और इसी तरह भारत के जो वैज्ञानिक विकसित देशों में काम कर रहे थे या फिर किसी आईटी क्षेत्र के इंजीनियर्स थे, उन पे असर हुआ। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मंदी के कारण विकसित देशों पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अभी हम देखेंगे कि मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत की मानव पूंजी बाह्य स्रोती में लगी है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वो अब रोजगार प्राप्त कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें रोजगार उत्पन्न करा रही है। इसीलिए भारत पर मंदी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में भारत इतने आगे नहीं था जितना विकसित राष्ट्र थे। अभी जानते हैं कि बिहार पे मंदी का क्या असर पड़ा। बिहार की अधिकतर मानव पूंजी या फिर बिहार की अधिकतर मानव संसाधन विदेश में काम कर रहे थे या फिर रोजगार प्राप्त कर रहे थे। तो विदेश से इन इंजीनियरों का निकाला हुआ, जिससे आय की मात्रा में भी घट हुई। और इसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? बिहार में कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है उत्पादन के लिए या फिर आर्थिक विकास के लिए। तो अगर हम कृषि या फिर कृषि जनित उद्योगों को मजबूत बनाए तो हम बिहार को भी और तेज गति से विकसित करा सकते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अभी हम इस चैप्टर के पिछले कुछ वर्षों में आए हुए बोर्ड के एग्जाम के पेपर में जो सवाल आए थे उनको डिस्कस करेंगे। 1 मार्क के लिए ज्यादातर ये 2 प्रश्न आए हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एमसीक्यूज आए हैं 2 बार। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम, गैस और कोयला। दूसरा क्वेश्चन, बीमारू राज्य कौन से हैं? हमने पिछले भाग में बीमारू राज्य के बारे में पढ़े थे। बी मतलब बिहार, MA मध्य प्रदेश, R मतलब राजस्थान और U मतलब उड़ीसा। ठीक है। फिर 2 मार्क के लिए आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? पिछले भाग में हमने इसे अच्छी तरह से जाना था, इसकी डेफिनेशन। तो इसका उत्तर
एक डेफिनेशन लिखना, एक उसकी व्याख्या लिखनी है और एक उदाहरण देना है। इससे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर 4 मार्क के लिए सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका। तो सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो अभी-अभी हमने इस स्लाइड में सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका के बारे में पढ़ा। तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख देना है। ये क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करके रखना है। अभी पढ़ते वक्त, अभी जब आप बुक पढ़ रहे हैं, तब आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, ये अभी मैं बताऊंगी। आपकी पुस्तक में अलग-अलग रंग के बक्से दिए गए हैं, तो आप इन बक्सों में दी गई चीजों को नजरअंदाज ना करें, इन्हें पढ़ें। इन्हीं से एमसीक्यूज आते हैं या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनमें उदाहरण होते हैं, व्याख्याओं के उदाहरण या फिर किन्हीं चीजों के उदाहरण लिखे होते हैं, तो इन्हें नजरअंदाज ना करें और इन्हें याद करें। अलग-अलग आकृतियां, जैसे हमने सुविधाओं के वो आकृति देखी, इन्हें याद करें। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि प्रश्नावली में जो एमसीक्यूज होते हैं, वही बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। तो इसीलिए जो 4-5 एमसीक्यूज चैप्टर की एंडिंग में प्रश्नावली में होते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। जब भी आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं, तो उसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सेवा क्षेत्र में विकास सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए, ऐसा क्वेश्चन था। तो वहां पे सबसे शुरुआत में क्या लिखना है? सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से है। फिर पॉइंट नंबर 1 जो भी है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है, जिससे जो भी शिक्षक चेक कर रहा है, उसे भी वो अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो आप जैसे निबंध जैसे लिखेंगे, तो शिक्षक को भी उसे ढूंढने में, पॉइंट्स को ढूंढने में तकलीफ होगी। तो उसमें अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए, तो बस पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आसपास घटती घटनाओं की ओर गौर करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने रोजगार एवं सेवाओं के बारे में पढ़ा, जैसे मनरेगा है, ये सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है सेवा क्षेत्र में। तो जैसे ये तो हमारे आसपास घटती है, हमारे माता पिता इस नरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। तो इन चीजों के बारे में अगर हम ध्यान रखें, तो ये हमें पढ़ाई में भी बहुत आसानी जाती है। जैसे और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी है, कहाँ कैसी तरह से रोजगार मिल रहा है, किस वजह से मंदी आ चुकी है, या फिर कि इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। धन्यवाद।